Okay, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy semester exam. And this is lecture number 1 on metal cutting. And in this lecture I'm going to discuss with you introduction of metal cutting process. Correct? And you can see here this is my promo code MSS10. दोस्तों अगर आपने Unacademy सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए विद दिस प्रोमो कोड. करेक्ट? दिस इज माय प्रोमो कोड जिससे आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल सके. Now, first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I'm mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi. My latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020 and I've also engineering services exam written qualified and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and engineering services exam and I have mentored 5000 plus students across the India and my favorite subjects are strength of material manufacturing process, material science and machine design. करेक्ट. तो अभी अभी दोस्तों हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है. अगर आपने इनके लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो. ठीक है. एंड सिमिलरली मटेरियल साइंस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. अब थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो वन बाय वन दोस्तों पढ़ेंगे और आज से हम लोग स्टार्ट करें मेटल कटिंग पोर्शन. करेक्ट. Now, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform and how you can get a part of this, तो simply दोस्तों कर क्या सकते हो आप कि अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाके आप टाइप करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा. इस ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए. करेक्ट है. एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक विंडो में मिलेगा मैनेज गोल. करेक्ट है. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होंगे दोस्तों. बहुत सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्सेज गिवन है. करेक्ट है. तो अगर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप सेलेक्ट करिए गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन. करेक्ट. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे प्लस प्रोग्राम है, साथ में एक आइकॉनिक बैच भी है. ठीक है दोस्तों. तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन. ओके. तो दोस्तों आइकॉनिक बैच की अगर मैं बात करूं देन यू कैन सी हियर यू कैन गेट पर्सनलाइज्ड कोर्स जो कि आपको रेगुलर बेसिस से आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटरिंग करेंगे. पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस है दोस्तों. जब भी आप टेस्ट सीरीज में अपेयर होगे तो आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप कहाँ पे ज्यादा एरर कर रहे हो और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए. साथ में दोस्तों यहाँ पे स्टडी प्लानर होगा जो कंप्लीट सिलेबस को प्लान करके आपको बताया जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस देखते हो तो आपको नहीं पता होता है कि इस पर्टिकुलर सिलेबस में कितने डेप्थ तक आपको पढ़ाई करनी है. सपोज अगर हम बात करें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे देगा, उसमें लिख देगा मेटल कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग. करेक्ट है. तो अब आपको नहीं पता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए. तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको प्रॉपर प्लान करके यहाँ पे बताई जाती हैं. प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल. करेक्ट. तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इस आइकॉनिक बैच में. ठीक है. तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि आपको कौन से प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए. अब आप डिसाइड कर सकते हो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फी देन हियर वी हैव फॉर प्लस प्रोग्राम हियर वी हैव 12 मंथ प्रोग्राम, 18 मंथ एंड 24 मंथ एंड द फी विल बी 30,000, 250, 38,500 एंड 44,000. तो दोस्तों ये जो फी है ये विदाउट यूजिंग माई प्रोमो कोड है ना. जैसे आप प्रोमो कोड यूज करोगे MSS10 तो ये फी हो जाएगी दोस्तों. आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है 27,225 फॉर 12 मंथ एंड 34,650 फॉर 18 मंथ एंड 39,600 फॉर 24 मंथ. आपको यहाँ पे इमीडिएट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों विद दिस प्रोमो कोड. तो इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना. ठीक है. नेक्स्ट आइकॉनिक बैच की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फी है 45,000 फॉर 12 मंथ एंड 60,000 फॉर 24 मंथ और वहीं पे विथ प्रोमो कोड है 40,500 फॉर 12 मंथ एंड 54,000 फॉर 24 मंथ. करेक्ट. तो दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया. तो चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कटिंग. इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जेनरेटिक्स डायरेक्ट्रिक्स के क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग क्या होते हैं. ठीक है दोस्तों. तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ. ठीक है. तो आप देखते रहिए इस लेक्चर को. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. करेक्ट है. एक्चुअली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है. It is a combination of manufacturing process and production management.
मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। करेक्ट, इनके कॉम्बिनेशन कहते हैं हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों अब वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर इन दोनों टर्म्स का मुझे मीनिंग पता चल जाए तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है क्या दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की या सिंपली मैन्युफैक्चरिंग की, तो दोस्तों होता क्या, यू कैन सी हियर इफ वी टॉक अबाउट इधर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट है, प्रोडक्शन दोस्तों ये जो वर्ड है ये लेटेस्ट वर्ड है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत ही ओल्ड वर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली इट इज डेराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्टर्स। करेक्ट है, ये मैन्युफैक्टर्स वर्ड से डेराइव किया गया है। मैन्युफैक्टर्स का मतलब होता है, मैन्यू मीन्स मेन और फैक्टर्स मीन्स मेकिंग, मैन मेड थिंग्स को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इज इट क्लियर। तो दोस्तों इसका अगर हम मीनिंग यहाँ पे लिटरल मीनिंग समझना चाहे कि हाउ टू डिफाइन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, then it can be simply defined as the value addition process। क्या होता है, this is value addition, it is value addition process, it is value addition process by which raw materials of low utility and value is converting into finished goods finished goods with high value and utility। करेक्ट, तो इसे दोस्तों कहते हैं हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट, तो दोस्तों ये होता है क्या, यू कैन सी हियर, सपोज इफ यू कैन सी हियर, दिस इज अवर लंप ऑफ मटेरियल। कोई यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मटेरियल विच इज नॉट हैविंग एन अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज। तो कोई अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज नहीं है दोस्तों। करेक्ट, दिस इज अवर रॉ मटेरियल। करेक्ट, एंड आई नीड टू कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल into some useful part like this। इससे आपको कन्वर्ट करना है, सपोज यू नीड टू मेक अ बोल्ट, देन करेक्ट, सपोज आपको एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है। करेक्ट है दोस्तों, देन वी कैन से दिस इज फिनिश गुड्स। करेक्ट, तो इस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, यस और नो, और वी कैन से ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। Group of activities are involved to convert this raw material into finished goods, then this group of activities is called as manufacturing process। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स बाय मेकिंग वेरियस एक्टिविटीज or group of activities। Is it clear? Then these group of activities is called as manufacturing process। Is it clear? तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट फॉर दिस, देन हियर वी कैन परफॉर्म मेटल कास्टिंग। आपने यहाँ पे कास्टिंग किया होगा, कास्टिंग के बाद आपने मेटल फॉर्मिंग किया होगा, देन मेटल कटिंग किया होगा, ऐसा नो दोस्तों। तो ऐसी एक्टिविटीज हमने परफॉर्म किए हैं, तब जाके हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिला है।
तो ये जो जितनी भी प्रोसेस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके ग्रुप ऑफ प्रोसेस को कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. And similarly, if we talk about this production management, if we talk about production management, then this is nothing but it is refers to, simply हम कह सकते हैं, this production management refers to planning, coordination, and control of the entire manufacturing. करेक्ट. तो जब भी हम ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्या? इट रेफर्स टू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या? प्लानिंग का मतलब क्या है कि सपोज आपको ये बनाना है, इसको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाना है, ठीक है दोस्तों. सपोज आपको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू select the various manufacturing activities required for conversion of this raw material into this finished goods. So for this we need to perform a appropriate planning, correct? And similarly, how much component is required and what is the production rate and how we can achieve that rate, yes or no, how we can achieve our aim. तो ये सारी एक्टिविटीज कहलाती है प्लानिंग. कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कि सपोज इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कास्टिंग करना पड़ सकता है, इसमें मेटल फॉर्मिंग कर सकना पड़ सकता है, यहाँ पे मेटल कटिंग करना पड़ सकता है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी. तो इन सारी एक्टिविटीज के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, करेक्ट है. दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. एंड कंट्रोल ऑफ एंटायर एक्टिविटी, मतलब कि प्लानिंग से लेके, करेक्ट है, फ्रॉम प्लानिंग टू सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, करेक्ट, प्लान करने से लेके इस प्रोडक्ट को सेल करने तक जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, करेक्ट है, जिससे हमें क्या मिल सके? वी कैन गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मैक्सिमम प्रॉफिट, यस और नो. तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को कह देते हैं हम दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो सिंपली ध्यान रखना, प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कह देते हैं हम दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया क्या? तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप दोस्तों पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इस तरीके के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हो. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप पढ़ते हो मेटल कटिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, करेक्ट है, वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, करेक्ट. तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कैटेगरीज में, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कटिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कटिंग. और आने वाले सारे लेक्चर्स में दोस्तों मेटल कटिंग को ही डिस्कस करेंगे. इसमें मैं सारा मेटल कटिंग प्लस मशीन टूल प्लस अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग, तीनों पोर्शन कवर करूंगा, ठीक है. तो अगर आप दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हो सेमेस्टर एग्जाम की और आपके सिलेबस में मेटल कटिंग या फिर मशीन टूल है, करेक्ट है, तो दोनों आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल कटिंग की डेफिनेशन से. हाउ टू डिफाइन दिस मेटल कटिंग? देन दोस्तों यू कैन सी हियर, मेटल कटिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस in which desired shape and size can be obtained by removal of unwanted material, in the form of chips, from a block of metal, correct. Then this is called as metal cutting process. Is it clear? जैसे मैंने आपको बताया कि suppose we have a metal like this and in this metal we need to obtain an object whose shape is like this. एक ऐसा हमें ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है, करेक्ट है. तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों? यू जस्ट रिमूव दिस मटेरियल, एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द ब्लॉक. जो एक्सेस मटेरियल है ब्लॉक में, इस ब्लॉक से इस एक्सेस मटेरियल को आप यहाँ से रिमूव कर दो. और जैसे आप रिमूव कर दोगे तो आपको फाइनली एक ऐसा प्रोसेस मिलेगा, दैट इज सॉरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज आवर फाइनल प्रोडक्ट. तो दोस्तों याद रखना, मेटल कटिंग और सिंपली समटाइम्स वी कैन से दिस इज मशीनिंग.
करेक्ट दोस्तों, इससे मेटल कटिंग को मशीनिंग भी कहा जाता है। तो मशीनिंग और मेटल कटिंग इज सब्सट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या है? दिस इज सब्सट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इज इट क्लियर? फ्रॉम विच वी रिमूव एक्सेस मटेरियल फॉर गेटिंग आवर डिजायर्ड शेप एंड साइज प्रोडक्ट। यस और नो? इज इट क्लियर? समझ में आ गया क्या दोस्तों? तो आपने देखा यहाँ से कि लंप ऑफ मटेरियल से हमने एक फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकाला बाय परफॉर्मिंग कटिंग। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी द बॉडी विच रिमूव्स एक्सेस मटेरियल। करेक्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो आपने ये कहा कि एक्सेस मटेरियल को भैया काट के बाहर निकाल दो, तो एक्सेस मटेरियल को काटने के लिए एक बॉडी की जरूरत होगी कि नहीं? दैट बॉडी इज कॉल्ड एज that body is called as tool. उसे क्या कहेंगे हम? This is called as cutting tool. A body which removes excess material through direct mechanical contact is called as cutting tool. And similarly, a device or a machine which provides all relative motions between the work and tool, दैट इज कॉल्ड एज मशीन टूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में कि डिफाइन मशीन टूल, डिफाइन मशीन, यस और नो, ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं। डिफाइन सिंपल मशीन, तो सिंपली आप बताओगे मशीन की डेफिनेशन क्या है? मशीन का डेफिनेशन है कि अ डिवाइस विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल मशीन। और सिंपल मशीन का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है स्क्रू ड्राइवर। करेक्ट है। बाकी आपने थ्योरी ऑफ मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन को डिफाइन किया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच गिव्स विच टेक्स सम इनपुट एंड प्रोवाइड सम आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज मशीन। करेक्ट है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफाइन सिंपल मशीन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? A simple machine is a device which reduces human effort, that is called as machine, and the simplest machine is nothing but this is screwdriver। करेक्ट है, याद रखना। और एक और क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, दैट इज मशीन टूल। करेक्ट, तो मशीन टूल की क्या डेफिनेशन हो गई? अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने वाली मशीन को हम कहते हैं मशीन टूल। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? Now if we talk about here the types of motions required in metal cutting, then here we have basically three types of motions, that is cutting motion, feed motion and auxiliary motion। correct, ये जो first two motions होते हैं these are primary motion, इसे क्या कहते हैं हम? these are called primary motion, and auxiliary motion is called as secondary motion। is it clear? correct, और प्राइमरी मोशन में क्या है? कटिंग मोशन, फीड मोशन। ऑक्सिलरी मोशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्थ ऑफ कट, ट्रांसवर्स फीड, आइडल मोशन, रिटर्न स्ट्रोक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ऑक्सिलरी मोशन होती है। करेक्ट है दोस्तों? नाउ नेक्स्ट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस। अब देखो कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली दीज मेटल कटिंग प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज कन्वेंशनल मेटल कटिंग एंड अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग। और अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग को दोस्तों कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ध्यान से समझना दोस्तों। मेटल कटिंग की आत्मा तक मैं बताऊंगा, ठीक है? Okay, now you can see in conventional metal cutting process, physical contact between tool and workpiece, याद रखना, physical contact between tool and workpiece is necessary। physical contact between tool and workpiece is necessary। आप देख सकते हो इन दिस फिगर, दिस इज अवर टूल, ये क्या है? दिस इज अवर टूल, दिस इज अवर वर्कपीस, एंड फ्रॉम दिस इज मशीन सरफेस, ये क्या है? दिस इज मशीन सरफेस, and this is unmachined surface, and this is chips। correct, and आप देख सकते हो in this tool is directly mechanically connected or physically connected with workpiece, yes or no? And due to this here removal process takes place, yes or no? correct, तो दोस्तों याद रखना, in conventional metal cutting physical contact between tool and workpiece is required, it is necessary, but in case of unconventional metal cutting process it may or may not be required। correct, it may or may not be
रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सम प्रोसेसेस कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड बट इन सम प्रोसेसेस कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है तो उसकी मैं बात करूं मेक रिक्वायर्ड, देन इसके लिए एग्जांपल होगा इधर एजेएम प्रोसेस और यूएसएम प्रोसेस। दोनों में ही एब्रेसिव पार्टिकल्स को वर्कपीस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है फिजिकली, तभी मेटल रिमूवल होता है। बट इन केस ऑफ ईडीएम प्रोसेस, अगर हम बात करें ईडीएम प्रोसेस और ईबीएम प्रोसेस और ईसीएम प्रोसेस और एलबीएम प्रोसेस, तो इन किसी भी प्रोसेस में फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, ठीक है। नाउ अब जैसे हमने कहा कि इन कन्वेंशनल मेटल कटिंग फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर द टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन वर्क मटेरियल। दोस्तों टूल मटेरियल हमारा हमेशा वर्क मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन वर्कपीस मटेरियल, बट इन केस ऑफ अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग इट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब क्या हो दोस्तों, कन्वेंशनल के केस में हमेशा टूल पहलवान होना चाहिए, तभी वो मटेरियल को कट कर पाएगा। लेकिन अनकन्वेंशनल के केस में जरूरत नहीं है कि टूल हमेशा पहलवान ही हो, है ना। समझ में आया कि नहीं? तो नेक्स्ट देखो, third example, that is higher metal removal is possible in case of conventional metal cutting, yes or no? But in case of unconventional lesser material removal process, that is MRR, material removal rate को मैं शॉर्ट में MRR कहूंगा। तो अनकन्वेंशनल में आपको MRR लो मिलेगा, बट कन्वेंशनल प्रोसेस में MRR आप दोस्तों हमेशा हाई मिलेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है की होल्स, नैरो स्लॉट्स and zigzag cavities cannot be cut by this particular conventional process। key holes का मतलब क्या है कि suppose you want to cut a hole of 0.003 मिलीमीटर, 0.003 मिलीमीटर का सपोज आपको एक होल कट करना है या कोई स्लॉट कट करना है, या सपोज इस ब्लॉक में आपको कुछ इस तरीके की कैविटी बनाना है, देन ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस कन्वेंशनल प्रोसेस है। बट इन अनकन्वेंशनल प्रोसेस की होल्स, नैरो स्लॉट्स, जिगजैग कैविटी कैन बी इजिली कट। इवन दोस्तों इसमें नैनो लेवल तक की हम कटिंग कर सकते हैं फोकस्ड एंड बीम मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू, FBM बोलते हैं उसको, करेक्ट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कटिंग ऑफ वेरी हार्ड सुपर एलॉयज इज वेरी डिफिकल्ट। और दोस्तों आज आप देख रहे हो कि नाउ डेज एवरी डे हार्ड टू हार्डर मटेरियल को हम रिसर्च करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, एंड उन हार्ड मटेरियल से कंपोनेंट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है कन्वेंशनल प्रोसेस के थ्रू। इसलिए अनकन्वेंशनल प्रोसेस के थ्रू हमने अनकन्वेंशनल प्रोसेस डेवलप की और विद द हेल्प ऑफ दैट अनकन्वेंशनल प्रोसेस वी कैन कट इजीली। तो जो भी वेरी हार्ड सुपर एलॉयज है वो दोस्तों अनकन्वेंशनल प्रोसेस से इजीली कट जाते हैं, इजीली आप उससे सेफ प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक टर्म दोस्तों, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, करेक्ट है, यहीं पे लिख देता हूं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन केस ऑफ कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस इट इज लो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कंजम्पशन होता है पावर रिक्वायर्ड फॉर कटिंग डिवाइडेड बाय MRR। अब चूंकि कन्वेंशनल प्रोसेस में MRR बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन लो हो गया। बट इन दिस केस इट इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा दोस्तों? दिस इज वेरी हाई। क्यों हाई होता है? बिकॉज यहाँ पे जो MRR होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, करेक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेस, है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस आती है? टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, फेसिंग, और भी बहुत सारी प्रोसेस आती है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं अनकन्वेंशनल की बात करूं तो AJM है, करेक्ट है, AJM एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, EDM प्रोसेस, करेक्ट, ECM प्रोसेस। EDM मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ECM मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो ये सारी प्रोसेस दोस्तों अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस होती हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको आज कंप्लीट डिफरेंस पता चल गया
कि how to differentiate conventional metal cutting to unconventional metal cutting process. Is it clear? Now the concept of genetics and directics. दोस्तों, this is very important topic and especially for GATE and engineering services exam. गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी हो सकता है कि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में ना आए, बट इनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इजिली आंसर दे के कुछ मार्क्स इजिली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जनरेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स की कि क्या है और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जनरेटिक्स को कैपिटल जी से डिनोट करूंगा और डायरेक्ट्रिक्स को कैपिटल डी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी हियर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग genetics and directrix are usually produced by the locus of a point moving in two different direction. You can see here. Okay, let's see. Here I am going to represent shaping operation, correct? This is shaping operation. Is it clear? And this is your tool. Correct, this is our shaping tool. Correct. Now you can see here, in this shaping tool I am going to represent cutting motion एज वेल एज फीड मोशन। करेक्ट है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट जनरेटिक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्ट्रिक्स एंड इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, करेक्ट, दिस इज शेपिंग ऑपरेशन। नाउ यू कैन सी हियर, इन दिस शेपिंग ऑपरेशन दिस इज योर टूल। करेक्ट, ये क्या है आपका दोस्तों, दिस इज योर टूल। एंड सपोज इफ वी कंसीडर अ टिप ऑफ द टूल,
तो हम कह सकते हैं दिस इज द टिप ऑफ द टूल। एंड फॉर दिस मटेरियल रिमूवल, ये आप देख सकते हो यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर दिया गया है। दिस इज मशीन सरफेस, इज इट क्लियर? दिस इज मशीन सरफेस, ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं दिस इज मशीन सरफेस, जहां से ऑलरेडी मटेरियल को रिमूव कर दिया गया है। एंड फ्रॉम दिस वी नीड टू रिमूव दिस मटेरियल, दिस इज अनमशीन सरफेस। This is unmachined surface, correct? Now if we see, then you can see here this tool is moving in this direction. किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? This tool is moving in this direction, yes or no? Correct? और इसी के मोशन को अगर हम ट्रेस करें फ्रॉम दिस एंड, इस एंड से अगर हम ट्रेस करें दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअली इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट, अब आपको थोड़ा सा प्रॉपर डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है? दिस इज मशीन सरफेस एंड दिस इज अनमशीन सरफेस। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे टूल के टिप को, इस टूल के टिप को अगर मैं ट्रेस करूं, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, yes or no? करेक्ट है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि नहीं दोस्तों? एंड इफ वी ज्वाइन दिस ऑल पॉइंट्स, इफ वी ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, तो ये कैसे मिलेगा? इफ वी ज्वाइन all these points, then we can get a path like this. एक ऐसा पाथ मिलेगा, yes or no? Then this path is called as, इस पाथ को क्या कहेंगे दोस्तों? This path is called as generatrix, or simply we can say this is the direction of cutting motion. This is the direction of cutting motion, and along the cutting motion, if we trace the motion of the tip of the tool, or we can trace the locus of the tip of the tool along the cutting motion, then here we can get a line, and this line is called as, generatrix. तो दोस्तों generatrix का मीनिंग समझ में आया? a locus of a tip of the tool, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, generatrix का मीनिंग, a locus of a point, a locus of a point or a tip of the tool, a locus of a tip of the tool along cutting motion is called as generatrix. Correct, this is called as generatrix, yes or no? Similarly, if we define directrix, then you can see here a locus of a point on the tip of the tool, or on the नहीं लिखूंगा, or tip of the tool, locus of a point or tip of the tool along feed motion, is called as डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया दोस्तों? हमने क्या कहा, जनरेट्रिक्स क्या है? लोकस ऑफ ए टिप ऑफ द टूल अलोंग कटिंग मोशन, कटिंग मोशन के अलोंग जो भी टूल के टिप को हमने कंसीडर किया, उसके लोकस को अगर मैं ज्वाइन करूं, उसको लोकस को अगर मैं यहाँ पे शो करूं, तो ये दोस्तों कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिक्स। क्या कहलाएगा दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिक्स। एंड सिमिलरली फीड मोशन, अब फीड क्या होगा दोस्तों? देखो, अगर ये शेपिंग ऑपरेशन है, देन वी नो दैट दिस टूल कैन रेसिप्रोकेट इन इट्स ओन पोजीशन, यस और नो? एंड अगेंस्ट दिस टूल वी नीड टू फीड दिस वर्क मटेरियल। तो मैं इस डायरेक्शन में वर्क मटेरियल को फीड करूंगा कि नहीं दोस्तों? हेलो, समझ में आया क्या?
इस डायरेक्शन में वर्क मटेरियल को मैं फीड करूंगा क्या, देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ट्रेस करूं तो आप देख सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस कटिंग मोशन along the feed motion, here we can get these points, and if we join these points then we can get the locus of a tip of the tool along the feed motion, and this is called as directrix। करेक्ट है दोस्तों, तो मैं इसे क्या कहूंगा, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। एंड नाउ यू कैन सी हियर द जनरेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स बोथ आर लीनियर, यस और नो। यहाँ पे जनरेटिक्स क्या है, लीनियर, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑल्सो लीनियर। करेक्ट, जनरेटिक्स इज लीनियर एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑल्सो लीनियर। करेक्ट है, तो दोस्तों याद रखना, whenever we have linear generatrix and linear directrix, whenever we have linear generatrix and linear directrix, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, cutting motion is generatrix and it is linear। Correct, feed motion is directrix and this is linear। And you can see here one point more, that is both generatrix and directrix are lie on same plane। दोनों कहां पे लाई करे दोस्तों, both are lie on at same plane, same plane। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा दोस्तों, when both generatrix and directrix lie on same plane, then here we can get flat surface। कैसा मिलेगा दोस्तों, फ्लैट सरफेस। करेक्ट, तो समझ में आ गया जनरेटिक्स क्या है। जनरेटिक्स इज नथिंग बट इट इज a locus of the tip of the tool along the cutting motion is called as generatrix, and directrix is nothing but it is a locus of the tip of the tool along the feed motion is called as directrix। And since in this particular operation generatrix and directrix both are linear and both are in same planes, that's why here we can get flat surface। is it clear, then here we can get flat surface। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वंस अगेन कंसेप्ट ऑफ जनरेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों इन मेटल कटिंग बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज फॉर्मेटिव मोशन एंड ऑक्सिलरी मोशन। एंड फॉर्मेटिव मोशंस आर कॉल्ड एज प्राइमरी मोशन। ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी मोशन, एंड दिस ऑक्सिलरी मोशन इज नथिंग बट दिस इज सेकेंडरी मोशन। करेक्ट, यहाँ पे जो कटिंग मोशन एंड फीड मोशन है बोथ आर primary motion, and indexing, additional feed motion, relieving motion, all these motions are called as auxiliary motion। Is it clear? Now if we talk about turning operation, yes or no, if we talk about turning operation, then you can see here, suppose this is your workpiece। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम जेनेटिक्स और डायरेक्ट्रिक्स के और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स होती है दोस्तों, एंड उनकी डिफरेंट जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स के बेसिस पे हमें डिफरेंट सर्फेसेस मिलती है इन केस ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो कब कौन सा हमें मिलेगा, कैसी सरफेस मिलेगी, कैसे हम जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम दोस्तों यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखते रहिए, अगर जरा सा भी आपने कहीं मिस किया तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लेक्चर को मिस मत करना एंड तक, ठीक है, जिससे आज ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए परमानेंटली। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज अवर वर्क पीस। इज इट क्लियर, दिस इज अवर वर्क पीस, and similarly this is our tool। Correct दोस्तों, this is our tool। now you can see here this workpiece is rotating about its center। correct, about the longitudinal axis। correct, इस एक्सिस का वो रोटेट होगा। करेक्ट है, और अगर मैं इसी के साइड व्यू को रिप्रेजेंट करूं, देन यू कैन सी हियर इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस इज आवर वर्क पीस एंड दिस इज सेंटर, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर हियर वी हैव अ टूल, दिस इज कटिंग टूल। Is it clear? Now
you can see here when this when this workpiece rotates against the cutting tool, then material removal takes place like this in the form of chips. करेक्ट दोस्तों, इस तरीके से कुछ यहाँ पे मेटल रिमूव हो रहा है. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर, if this workpiece is rotating about this axis, then how we can represent cutting motion? Yes or no? करेक्ट. हम यहाँ पे कटिंग मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों? तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज योर वर्कपीस इज स्टेशनरी एंड विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस दिस टूल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. यस और नो? ऐसा कह सकते हैं क्या? अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज इफ वर्कपीस इज स्टेशनरी एंड दिस टूल इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वर्कपीस. यस और नो? करेक्ट. तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो दोस्तों मुझे इस तरीके का एक सर्कुलर कटिंग मोशन मिलेगा कि नहीं दोस्तों? दिस इज सर्कुलर कटिंग मोशन. और इसका डायरेक्शन मैं अभी भी ऐसे ही शो करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमने शो किया कि दिस वर्कपीस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन एंड द लोकस ऑफ दिस कटिंग मोशन व्हिच इज लाइक रिप्रेजेंटिंग लाइक अ सर्कल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिक्स. क्या कहेंगे दोस्तों हम? जनरेटिक्स. लोकस ऑफ अ टूल along द कटिंग मोशन. इस कटिंग मोशन के along टूल कुछ इस तरीके से, मतलब टूल इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिवॉल्व हो गया. ऐसा ना दोस्तों, तो उसके टिप को अगर मैं ज्वाइन करते जाऊं तो मुझे एक ऐसा सर्कल मिलेगा एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स जनरेटिक्स. यस और नो? दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स जनरेटिक. तो यहां से एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इन टर्निंग ऑपरेशन द जनरेटिक्स इज नथिंग बट दिस इज सर्कुलर मोशन. यस और नो? नाउ यू कैन सी हियर, suppose we need to remove material from this end to this end. Yes or no? तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to move this tool along this direction. Yes or no? इस टूल को इस डायरेक्शन मूव कराना पड़ेगा. तो हम दोस्तों कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन एंड दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन एंड दिस मोशन ऑफ द टूल along the length of the workpiece is called as feed motion. Yes or no? करेक्ट. तो इस फीड मोशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको दोस्तों एक ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे. अगर मैं इस टिप को ट्रेस करूं along द लेंथ, करेक्ट है, और इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं दोस्तों, तो देन यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स. इसे मैं डायरेक्ट्रिक्स कह सकता हूं. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया डायरेक्ट्रिक्स क्या है और जनरेटिक्स क्या है. यस और नो? जनरेटिक्स दोस्तों हमने देखा कि कटिंग मोशन के रिस्पेक्ट में अगर टूल के टिप को हम ट्रेस करें और उसका लोकस ड्रॉ करें तो वो कहलाएगा आपका जनरेटिक्स. और फीड मोशन के अलोंग अगर हम टूल टिप को लोकस ट्रेस करें तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हियर वी कैन गेट, क्या मिलेगा दोस्तों? हियर वी कैन गेट cutting motion is called as generatrix. Is it clear? Cutting motion is called as generatrix and here generatrix is nothing but this is circular. कैसा है ये? Circular. And similarly feed motion is represented by directrix and this is nothing but this is linear. अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे कह सकते हो क्या कि the plane of both generatrix and directrix are different. Both are in, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं both are in different plane. कहां पे है? different plane में. ऐसा नो? कैसे? ये अगर मैं सपोज एक्सिस सिस्टम रिप्रेजेंट करूं दोस्तों तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ये सानो करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सर्कुलर प्लेन है ये कौन से प्लेन में लाई करेगा दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज वाई जेड प्लेन. क्या है दोस्तों ये? दिस इज वाई जेड प्लेन जिसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है. एंड सिमिलरली दिस प्लेन, ये प्लेन कौन सा है? दिस प्लेन इज कॉल्ड एज विच प्लेन? एक्स जेड प्लेन. अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जनरेट्रिक्स इज लाई ऑन वाई जेड प्लेन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज लाई ऑन एक्स जेड प्लेन. इट मीन्स बोथ प्लेन्स आर डिफरेंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस और नो? तो अब मुझे अगर दोनों चीजों को एक साथ देखना है तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा? तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से. इट इज लुकिंग लाइक एलिप्स. करेक्ट है, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू ही हमें इन दोनों चीजों को एक साथ दिखा सकता है जो कि दोनों चीजें डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही. ठीक है दोस्तों?
तो आप देख सकते हो दिस इज जनरेटिक्स एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. इज इट क्लियर? This is generatrix and this is directrix. Both are lie on different plane. That's why here we can represent like this. और यहाँ पे क्या surface मिलने वाला है दोस्तों? Here we can get cylindrical surface. Cylindrical surface. तो दोस्तों याद रखना, whenever we have generatrix circular, directrix linear, but both are in different plane, then we can get cylindrical surface. अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस दोस्तों एक और तरीके से बनाई जा सकती है. सपोज यू कैन सी हियर दिस इज आवर वर्क पीस. दिस इज आवर वर्क पीस. यस और नो? करेक्ट. एंड in this case suppose this is our tool. This is our tool and this tool can move along this direction over the periphery of this workpiece. yes or no? तो क्या करेगा ये टूल? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कटिंग मोशन परफॉर्म करेगा. ऐसा नो? तो हम कह सकते हैं दिस इज कटिंग मोशन. और जैसे एक यहाँ पे कट लगाएगा ये टूल, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे दोस्तों? इस वर्क पीस को हम रिवॉल्व कर देंगे. ये नो? करेक्ट. इस वर्क पीस को हम रिवॉल्व कर देंगे. तो यहाँ पे वर्क पीस को रिवॉल्व जो हम कर रहे हैं, दिस रिवॉल्विंग मोशन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन एंड कटिंग मोशन इज प्रोवाइडेड एज लीनियर. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दिस कटिंग मोशन इज लीनियर, करेक्ट, एंड फीड मोशन इज सर्कुलर. करेक्ट है. बट अगेन दोनों चीजें जो हमें मिलेंगी डिफरेंट प्लेन में मिलेंगी. बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन. और डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से अगेन हियर वी कैन गेट सिलेंड्रिकल सरफेस. तो समझ में आ गया दोस्तों? तो चाहे आप कटिंग मोशन लीनियर करो और फीड मोशन को सर्कुलर कर दो, या फिर आपका कटिंग मोशन सर्कुलर हो और फीड मोशन लीनियर हो, तो दोनों ही केस में चूंकि दोनों जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस वी कैन गेट फ्लैट सरफेस. ये सारे दोस्तों समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े. नाउ यू कैन सी हियर. नेक्स्ट, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कटिंग मोशन, अगर कटिंग मोशन है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करूं, तो दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन सी हियर. नाउ यू कैन सी फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ वर्क पीस. करेक्ट है दोस्तों, हम यहाँ पे वर्क पीस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. Correct. This is our work piece. Correct. And now here we have this is vertical milling cutter. क्या ये वर्टिकल मिलिंग कटर? इसे हम एंड मिल कहते हैं. ठीक है दोस्तों. It is looking like this. Correct. This is end mill. Now you can see here when in this case this workpiece is rotating about its vertical axis. Yes or no? Therefore here we can get cutting motion like this. Yes or no? आपको इस डायरेक्शन में कटिंग मोशन मिलेगा. yes or no? Correct. When this tool can rotate about its own axis along the longitudinal axis, about the longitudinal axis. Yes or no? And similarly for finite metal removal, we need to move this workpiece along this direction. Yes or no? इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस टूल को मूव कराना, सॉरी वर्क पीस को इस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा. देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन. क्या कह सकते हैं इसे हम? दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन. एंड दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन. तो ऑब्वियसली मैं इस कटिंग मोशन को ही कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज जेनरेटिक्स एंड दिस फीड मोशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स. तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हियर यू कैन सी
The cutting motion is generatrix and it is represented by circular. कैसा है ये? Circular. And similarly feed motion is called as directrix and here it is represented by linear motion. Yes or no? Correct. And now in this case you can see here both are in same plane. कहाँ पे लाई करे दोस्तों? both are in same plane. कैसे? You can see here, suppose again this is x axis, this is z axis and this is y axis. तो आप दोस्तों देखो ये जो plane है, this plane is nothing but this is called as xy plane. तो जो भी कटिंग परफॉर्म हो रहा है इसी xy प्लेन में हो रहा है और फीड मोशन भी हम xy प्लेन में ही शो कर रहे हैं. ऐसा नो? तो दोनों ही सेम प्लेन में. तो दोस्तों याद रखना, whenever we have generatrix circular, directrix linear, but both are in same plane, then it can be produces flat surface. कैसे प्रोड्यूस करेगा दोस्तों? it will produces flat surface. Is it clear? तो आई थिंक समझ में आ गया कि फ्लैट सरफेस कैसे बना. क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. सार नो? सिमिलरली इफ यू कट अ कंटूर, करेक्ट है, या सिंपली आप कह सकते हो आप फॉर्म कटिंग कर रहे हो, करेक्ट है. तो फॉर्म कटिंग के केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोस्तों आप देख सकते हो, सपोज दिस इज अवर टूल, this is our tool. Correct? This is our tool. And this is our workpiece. तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस हियर कटिंग टेक्स प्लेस. यस आर नो? लाइक दिस. करेक्ट. ऐसा हमने यहाँ पे कट लगाया दोस्तों. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन दिस केस दिस टूल इज रिवॉल्विंग अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट ये टूल रिवॉल्व और रोटेट हो रहा है. ऐसा नो? करेक्ट है. बट इन दिस केस द कटिंग एक्शन परफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू दीज कटिंग एजेस. ये जो कटिंग एजेस है इसके रिस्पेक्ट में कटिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है. दैट्स वाई दिस रेड लाइन जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिक्स और दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन. एंड इन दिस डायरेक्शन वी फीड द टूल और वी मूव द वर्क पीस अगेंस्ट द टूल, देन दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन. और यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ कि इस टूल को ही मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन. Yes or no? This is called as feed motion. Is it clear? So along the feed motion it can be looking like this. अगर हम किसी भी इस टूल के किसी भी एक पॉइंट को ट्रेस करें तो मुझे एक ऐसा इस डायरेक्शन में लाइन मिलेगा, एक लोकस मिलेगा. देन दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स. इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इन दिस केस कटिंग मोशन को ही हम जनरेटिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. करेक्ट है. और यहाँ पे जो जेनेटिक्स है ये कैसा है? टेंजेंट ट्रेसिंग है. ये टेंजेंट टूल के कटिंग एज का टेंजेंट को हमने यहाँ पे शो किया है. करेक्ट है. जबकि यहाँ पे क्या होगा? एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द टूल. किसको दे रहे हैं हम? दिस इज टूल. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फीड मोशन देन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट्रिक्स. इसको हम डायरेक्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों. इज इट क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट ट्रेसिंग एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्कपीस. करेक्ट. तो यहाँ पे दोस्तों कैसी सरफेस मिलेगी? जैसा आपका टूल का शेप होगा वैसा ही शेप हमें वर्कपीस में मिलने वाला है. ऐसा नो?
तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे टूल का है, तो सेम ऐसे ही कोनिकल शेप हमें वर्क पीस में मिलेगा। इज इट क्लियर? ये सानो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्म कटिंग। इसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? फॉर्म कटिंग। इज इट क्लियर? तो याद रखोगे। तो अब चलो इसको समराइज कर लेते हैं दोस्तों। यू कैन सी हियर, इफ जेनेटिक्स इज लीनियर, डायरेक्टिक्स इज लीनियर एंड बोथ आर इन सेम प्लेन, both are in same plane, then here we can get flat surface and it is represented like this. This is symbolic representation of genetics and directrix. Correct? And if genetics is circular, directrix is linear, but both are in different plane. Therefore, here we can get cylindrical surface and it is looking like this. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is genetics and this is directrix. और इसका symbolic representation कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। सिमिलरली, अगर आपके पास जनरेट्रिक्स अगेन सर्कुलर है बट डायरेक्ट्रिक्स लीनियर है, बट दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैसी सरफेस मिलेगी? फ्लैट सरफेस मिलेगी। यस आर नो? एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। इसे मैं जनरेटिक्स कहूंगा एंड दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया दोस्तों, इसे मैं डायरेक्ट्रिक्स और इसे मैं जनरेटिक्स कहूंगा। करेक्ट है? तो समझ में आ गया कि जनरेटिक्स डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टूल टिप के किसी भी एक पॉइंट को आप मार्क कर दो और उसको आप कटिंग मोशन के अलॉन्ग उसके लोकस को ट्रेस करो, तो वो जनरेटिक्स कहलाएगा। और फीड मोशन के अलॉन्ग उसे ट्रेस करो तो वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब इस ग्रैंड टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कैसे फोर्सेस एक्ट होते हैं एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल वर्क पीस। करेक्ट? नाउ यहाँ पे दोस्तों मैं एक्चुअली टर्निंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज अवर वर्क पीस। And with respect to this workpiece, here we have a tool which is looking like this. You can see here. Correct. This is our tool.
ठीक है दोस्तों। Correct. Now you can see here, this is cross section of the tool, and this is cylindrical workpiece, and this is longitudinal axis of the workpiece. Is it clear? इसे दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? This is nothing but this is x axis, and similarly if I draw a line perpendicular to this like this, then this is called as y axis. Is it clear? इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम? This is called as y axis, correct? And similarly perpendicular to these, here we can get z axis. yes or no? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका। करेक्ट है। नाउ यू कैन सी हियर, this is our cutting edge. Is it clear? This is our cutting edge. This is our cutting edge, principal cutting edge. Is it clear? And in this principal cutting edge, if we consider a point like this is a point. Is it clear? And with respect to this point, if I draw here the reference axis system, then it can representing like this. Is it clear? It can be representing like this. And with respect to these axis, यहाँ पे अगर मैं प्लेन को शो करूं दोस्तों, तो देखो कैसे शो कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आपको एक्सिस सिस्टम और प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, तब तक आप सारे फोर्सेस को विजुलाइज क्लियरली नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। करेक्ट, तो कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, and this dotted line is nothing but this dotted line represents z axis। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स है। सपोज मैं अगर सबसे पहले हैचिंग कर देता हूं, नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज, with respect to this axis system, when along the length of the workpiece this is considered as x axis and across the length this is considered as y axis, then this horizontal plane can be written as this is xy प्लेन। और चलो मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में कुछ और डिटेल बता दूं दोस्तों। तो सपोज यू कैन सी हियर, दिस इज आवर क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस टर्निंग ऑपरेशन, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हियर वी हैव अ टूल लाइक दिस। हियर वी हैव अ टूल लाइक दिस, और इस सेंटर से अगर हम टिप को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, या सबसे पहले इस टिप के रिस्पेक्ट में, now you can see this workpiece is rotating about this axis, and at this point if I draw its tangential velocity, then it can be represented like this. Yes or no? This line represents tangential cutting velocity. Is that clear?
This is called as VC, that is tangential velocity or cutting velocity. And similarly, from center, if I join this tip of the tool, इस टूल के टिप को अगर मैं ज्वाइन करूं फ्रॉम द सेंटर, तो दोस्तों यहां से पास होने वाले कैसा प्लेन मिलेगा, यस और नो. एंड यू कैन सी हियर दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग वेलोसिटी वेक्टर. करेक्ट. कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे एक ऐसा प्लेन होगा. यू कैन सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस. obviously this is plane is nothing but this is horizontal plane, yes or no. Or along the length length of the tool, it is represented by y-axis, yes or no. करेक्ट. तो इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस कौन सा होगा दोस्तों? दिस वन इज एक्सिस, यस और नो. तो ये कहलाएगा दिस इज xy plane, and this xy plane is also called as रेफरेंस प्लेन. क्या कहेंगे दोस्तों हम? दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस प्लेन. और रेफरेंस प्लेन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? A plane, you can see here, this is plane, reference plane. A plane which is perpendicular to cutting velocity vector. एक ऐसा प्लेन जो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन को हम दोस्तों रेफरेंस प्लेन कहेंगे, याद रखना. और ये जो कटिंग वेलोसिटी हो रही है, कटिंग वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड एक्सिस, यस और नो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा, that one is called as reference plane. तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो जो येलो कलर से जिसे मैंने हैच किया है, दिस इज एक्सप्लाई प्लेन which is perpendicular to z axis. That's why it is called as reference plane. Is it clear? This is called as reference plane. And remember one thing, the rack angles are always measured from this reference प्लेन. जो रैक एंगल है टूल का, उसे हम रेफरेंस प्लेन में ही मेजर करेंगे. और ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग टूल सिग्नेचर डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन इज नथिंग बट इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस प्लेन. एंड कटिंग वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज लाई ऑन अलोंग द जेड डायरेक्शन, यस और नो. करेक्ट है दोस्तों. अब इसके अलावा अगर मैं और डिफरेंट प्लेन्स की बात करूं, तो यू कैन सी हियर वी हैव अनदर प्लेन, म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन. तो आप देख सकते हो दिस इज वर्टिकल प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू, दिस इज वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू y एक्सिस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज y m, या सिंपली कह सकते हैं दिस इज y प्लेन. इसे क्या कहेंगे दोस्तों? y प्लेन कहेंगे, या सिंपली वी कैन से दिस इज y z प्लेन, यस और नो. करेक्ट. एक वर्टिकल प्लेन जो कि y एक्सिस से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज y प्लेन, और सिंपली वी कैन से yz प्लेन, यस और नो. एंड यू कैन सी हियर दिस इज थर्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन which is passes through x एक्सिस, यस और नो. ये x एक्सिस से पास होने वाला प्लेन है, इसलिए हम इसे दोस्तों इसे x प्लेन कह सकते हैं, या फिर सिंपली वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज xz plane, yes or no. X plane, or simply we can say this is xz plane, yes or no. Correct. Now you can see here the cutting force is always acting along cutting velocity vector. जो cutting force होता है दोस्तों, that cutting force is always acting along the cutting velocity vector. तो simply आप कह सकते हो कि along this z direction we can represent cutting force, yes or no. कह सकते हैं क्या दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज कटिंग फोर्स. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज कटिंग फोर्स. एंड नाउ परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग एज, चलो मैं ये हैच लाइन जो है इनको रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सा वैकेंट स्पेस मिले जिससे. करेक्ट है. तो यहां पे आप दोस्तों देख सकते हो कि इस कटिंग एज के परपेंडिकुलर, इस कटिंग एज के परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट हियर वी कैन गेट, आप देख सकते हो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग एज. तो ये फोर्स क्या कहलाता है दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स. इज इट क्लियर? एंड दिस थ्रस्ट फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड बाय द वर्क मटेरियल अगेंस्ट द कटिंग. मेटल को कटने से बचाने के लिए
वर्क मटेरियल एक रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ थ्रस्ट फोर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी। इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि along the cutting velocity vector here we have cutting force and similarly perpendicular to cutting plane, sorry, perpendicular to cutting edge in the xy plane is called as thrust force. Is it clear? Now दोस्तों मैं आगे आने वाले डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज एंगल। क्या कहेंगे दोस्तों हम? दिस इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज एंगल। इज इट क्लियर? सी एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेड कलर की मैंने यहाँ पे लाइन शो की है दिस इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज का टूल एक्सिस से जो इंक्लिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज एंगल। अगर ये साइड कटिंग एज एंगल है तो इस एंगल को भी दोस्तों हम साइड कटिंग एज एंगल कह सकते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल? यस और नो? एंड इफ इट इज साइड कटिंग एज एंगल एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये एंगल क्या कहलाएगा दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज 90 minus CS, and if it is 90 minus CS and these xy lines are perpendicular to each other then this can be written as CS। इसे मैं CS से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सार नो समझ में आ गया दोस्तों? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड कटिंग एज CS। नाउ when you know the angle with respect to x axis then you can resolve this ft force। तो हमें along the x axis एक फोर्स मिलेगा which is represented by fx। यस सिंपली मैं इसे कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज फीड फोर्स। और ये क्या मिलेगा दोस्तों? दिस इज इक्वल टू एफ टी कॉस सी एस। ये सानो सिमिलरली वाई डायरेक्शन में एक इसी फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो इसे मैं कहूंगा क्या? दिस इज कॉल्ड एज रेडियल फोर्स एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ टी साइन सी एस। तो ये फोर्स मिल गया दोस्तों। तो आपने देखा कि along this direction here we can get one force that is called as Fr which is equal to Ft sin Cs, and similarly along this direction here we can get another force that is Ff which is called as Ft cos Cs। करेक्ट है दोस्तों? इसे हम Fx एंड Fy से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड Ft को दोस्तों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fxy से। तो दोस्तों आपने कई कई जगह पे xy से रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, कई कई जगह पे आपने Ft से देखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो Ft फोर्स है दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स। ये क्या है? Ft फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स एंड Fc इज कॉल्ड एज कटिंग फोर्स। इसे क्या कहते हैं हम? कटिंग फोर्स। एंड दिस Fx और Ff इज कॉल्ड एज फीड फोर्स। क्या कहेंगे दोस्तों हम? दिस इज कॉल्ड एज फीड फोर्स एंड दिस Fr इज कॉल्ड एज रेडियल फोर्स which is acting along tool axis। yes or no? तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा हाउ टू रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस, हाउ टू रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस एंड बेसिकली हियर वी हैव थ्री फोर्सेस दैट इज Fc। क्या क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं? Fc, Ff and Fr। yes or no? correct? And these two forces are involved for metal cutting and this is undesirable force and this radial force always causes vibration and chattering। क्या करेगा दोस्तों? This force causes vibration and chattering। is it clear? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, ठीक है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। व्हेन द चिप फ्लो अलोंग द ऑर्थोगोनल प्लेन देन दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल कटिंग। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, सिंपल से आप ध्यान रखना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी, सॉरी फीड मोशन। तो यहाँ पे जो कटिंग एज है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू फीड मोशन। इज इट क्लियर? करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कटिंग एज and this is feed motion. So simply याद रखना, when feed cutting edge is not perpendicular to feed motion, then this is called as oblique cutting। मैंने एक गलत जगह इस फिगर को ड्रॉ कर दिया दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। This is your workpiece and similarly this is your tool, correct? And similarly in orthogonal cutting, it can be represented like this, correct, like this। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि this is cutting edge, correct? And similarly in this is cutting edge, correct? And this is the direction of feed motion, इस direction में feed motion हो रहा है, and similarly here in this direction, here we can get feed motion। तो दोस्तों याद रखना, in orthogonal cutting the cutting edge is always perpendicular to feed motion, yes or no? When the cutting edge is perpendicular to feed motion, then this is called as orthogonal। and in this orthogonal cutting, this lambda inclination angle is always equal to 0, yes or no? यहाँ पे lambda क्या होगा दोस्तों? Lambda is always equal to 0, and in this the chips are flowing like this। यहाँ पे जो chip flow होगा, it is flowing like this in the spiral fashion, and you can see here these chips are flowing perpendicular to cutting edge, yes or no? In this chips are flowing perpendicular to cutting edge, but in this case in oblique cutting you can see here the chips are flowing like this in the helical manner, yes or no? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि चिप फ्लो डेविएशन इज ऑल्सो यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिप कटिंग एज से डेविएट नहीं हो रही है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कटिंग एज, yes or no? But you can see here in this case the chips are deviated from the cutting edges, yes or no? Or it is deviated from the feed motion, yes or no? Correct। simply आप feed motion से बता सकते हो, these cutting edges are deviated, correct? That's why it is called as, in this case this rho c is not equal to 0, correct? But in this case lambda is also not equal to 0, correct? Inclination angle is provided, correct? When we cut the work material in this manner, then this is called oblique cutting, and when we cut the material in this manner, when the inclination angle is 0 and chip deviation is also 0, then this is called as orthogonal cutting, yes or no? And in orthogonal cutting, remember one thing, CS is always equal to 0, और CS 0 होने की वजह से जब आप थ्रस्ट यहाँ पे देखो, एफ टी एफ 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 का फोर्स होता है दैट इज एफ टी कॉस सी एस, और एफ आर होता है दैट इज एफ टी साइन सी एस। तो दोस्तों अगर सी एस 0 हो गया तो जो एफ आर होगा दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस एफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखा है कि एफ आर इज 0 but ff is not equal to 0, fc is not equal to 0, it means orthogonal cutting is a two force system। क्या है ये? टू फोर्स सिस्टम।
in orthogonal cutting we have 2-4 system, but in oblique cutting, since CS is not equal to 0, since CS is not equal to 0, therefore radial force is also not equal to 0, FF is not equal to 0, FC is not equal to 0. It means this oblique cutting is a 3-4 system. It is having 3-4 system. Correct? तो इसमें 3-4 system मिलेगा ऐसा नो. Now you can see here in the orthogonal cutting, since the chips are flowing perpendicular to cutting edge, करेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोइंग इन द स्पाइरल फैशन. किसमें फ्लो होगी? स्पाइरल फैशन में, कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे ये एक्यूमुलेट हो रही है दोस्तों. एंड ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन, चिप एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन हीट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग. बट इन केस ऑफ oblique cutting, the chips are flowing in the helical manner like this, and because of this these chips are flowing away from the tool and workpiece. Yes or no? And since these chips are flowing away from the tool and workpiece, therefore heat accumulation at the tip of the tool is very less. Is it clear? हीट एक्यूमुलेशन इज वेरी लेस एट द टिप ऑफ द टूल एंड वर्क पीस. और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम मेटल कटिंग परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम हीट चिप कैरी करके निकलती है. और इस पर्टिकुलर ऑर्थोगोनल कटिंग में चिप एक टूल के ऊपर ही स्पाइरल फैशन में कट कर रही है मटेरियल को. इसकी वजह से टूल और चिप कांटेक्ट टाइम ज्यादा हो जाएगा. ज्यादा होने की वजह से चिप का जो हीट है वो टूल को ट्रांसफर हो जाएगा. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग heat accumulation is more in tip of the tool, but in case of orthogonal cutting, in case of oblique cutting, since the chips are flowing away from the tool and workpiece, therefore the maximum heat is removed from the tool and workpiece. That's why here we can say the heat accumulation is less. And since orthogonal cutting, the heat accumulation is more and chips are flowing over the surface, तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा? पहला सरफेस फिनिश आपको यहाँ पे पुअर मिलेगा, और साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू लाइफ. करेक्ट है, इसी पॉइंट पे मैं लिखता हूँ हीट एक्यूमुलेशन में कि टूल लाइफ दोस्तों हीट एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगी? हमेशा डिक्रीज हो जाएगी. बट ऑर्थोगोनल कटिंग में दोस्तों हीट एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया क्या दोस्तों? नेक्स्ट, सरफेस फिनिश इज पुअर इन ऑर्थोगोनल कटिंग, क्योंकि चिप आप देख रहे हो कि मशीन सरफेस के आसपास घूम रही है, तो ये स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर देती है ओवर द मशीन सरफेस. और यहाँ पे आप देखो जो चिप फ्लो हो रही है अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस एंड द tool, therefore there is no scratch formation tendency, and hence here we can get better surface finish. Is it clear? तो आई थिंक ये दोस्तों समझ में आ गया सरफेस फिनिश का कॉन्सेप्ट क्या है, टू लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. यस और नो? नेक्स्ट, सिंस FR is 0, radial force is 0 in orthogonal cutting, therefore और यहाँ पे ऑपरेशनल वाइब्रेशन दोस्तों बहुत कम होने वाला है. बट इन केस since FR is not equal to 0, therefore operational vibration is more. Is it clear? यहाँ पे ऑपरेशन वाइब्रेशन ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हार्म प्रोड्यूस कर ही पाएगा, हम इसको आइसोलेट कर देंगे. ठीक है दोस्तों? और अगर हम इसे आइसोलेट कर देंगे तो फिर ये रिमूव हो जाएगा. और अमित का क्वेश्चन है, सर इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द मेटल कटिंग. यस अमित, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ द मेटल कटिंग, और यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है? और एवरी डे 8 PM हमारी डेली क्लासेस होंगी, आप कंटिन्यू करिए. ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आई थिंक समझ में आएगा ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग में क्या डिफरेंस है. इज इट क्लियर? करेक्ट. तो चलिए फिर यहीं पे मैं इस सेशन को एंड करता हूं दोस्तों. रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. करेक्ट है? अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. करेक्ट है? जिससे आपको सारे लेटेस्ट आने वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल जाए. ठीक है? और अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो विथ माय प्रोमो कोड दैट इज MSS10, जिससे आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल सके. करेक्ट है? तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.